अक्सर इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे राज दफन होते हैं जो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने होते हैं, फिर भी हम उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं पाते। आज की इस खास चर्चा में हम ऐसे ही एक रहस्य की तह तक जाएंगे। सोचिए, जब हम मुगल काल के बारे में बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? बड़े बड़े महल, बेशकीमती गहने और विशाल सेनाएं, है ना? लेकिन आज हम एक अलग ही सच्चाई का पर्दाफाश करने वाले हैं। एक ऐसा सच जो शायद आज भी उन घने जंगलों के सन्नाटे में गूंजता है। ये कहानी सिर्फ शिकार की एक आम दास्तान नहीं है, बल्कि ये ताकत, कूटनीति और प्रकृति के विनाश की एक बेहद जटिल और खौफनाक कहानी है। चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। 28,532 ये कोई साधारण नंबर नहीं है। ये किसी साम्राज्य की सालाना आमदनी नहीं है, और ना ही ये किसी युद्ध में इस्तेमाल किए गए हथियारों की गिनती है। दरअसल ये उन जानवरों की सटीक संख्या है जिन्हें अकेले मुगल सम्राट जहांगीर ने अपने जीवन काल में शिकार के दौरान मौत के घाट उतारा था। एक पल के लिए इस विशाल संख्या के बारे में सोचिए। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा तो बिल्कुल नहीं है। और पता है सबसे हैरानी की बात क्या है? इस आंकड़े को किसी आलोचक या दुश्मन ने नहीं, बल्कि खुद जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीरी में दर्ज किया था। अपनी चमड़े से बंधी उस डायरी में उन्होंने बहुत ही गर्व और सफाई के साथ इस खूनी रिकॉर्ड को लिखा। शेर, बाघ, हिरण, भालू, हर प्रजाति की अलग अलग गिनती उस डायरी में मौजूद है। ऐसा लगता है मानो ये उनके लिए कोई बहुत बड़ी उपलब्धि रही हो। तो यहाँ एक बहुत ही लाजमी सवाल खड़ा होता है, यह विशाल आंकड़ा आखिर किस चीज का प्रतीक है? क्या यह सच में सिर्फ एक राजशाही शौक था? क्या कोई शासक सिर्फ अपना वीकेंड बिताने के लिए इतने बड़े पैमाने पर जानवरों का कत्लेआम कर सकता है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें इतिहास की उन परतों को खोलना पड़ेगा जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और यहीं से कहानी का एक नया पहलू सामने आता है, एक ऐसी सच्चाई जो किसी आम शाही शौक से कहीं आगे थी। देखिए, काम भरम यह है कि शिकार करना राजघरानों के लिए बस एक आरामदायक खेल था, अपना टाइम पास करने का एक जरिया। लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग और थोड़ी डार्क थी। मुगलों के लिए ये सिर्फ जानवरों को मारना नहीं था, ये मिलिट्री ट्रेनिंग, कूटनीति और दुश्मनों पर अपना खौफ कायम करने की बेहद सोफिस्टिकेटेड मशीन थी। इस परंपरा की जड़ें भारत में नहीं, बल्कि सेंट्रल एशिया की मंगोल और तैमूरी परंपराओं में गहराई तक धसी हुई थीं। वहाँ शेर या बाघ का शिकार करना सिर्फ शिकार नहीं, बल्कि शासक के ईश्वरीय अधिकार और उसकी सत्ता को साबित करने का एक अहम तरीका माना जाता था। इसी पूरी प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए एक खास तकनीक का इस्तेमाल होता था, जिसे कमरगाह कहते थे। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कमरगाह आखिर काम कैसे करता था। ये मूल रूप से एक बड़े पैमाने की मंगोल मिलिट्री स्ट्रैटेजी थी। इसमें शिकार को चारों तरफ से घेरकर उस घेरे को धीरे धीरे कसा जाता था। ये कोई आम शिकार बिल्कुल नहीं था। इसका पैमाना एक विशाल मिलिट्री कैंपेन यानी सैन्य अभियान जितना बड़ा होता था, जिसकी प्लानिंग महीनों पहले से की जाती थी। इसके लॉजिस्टिक्स के बारे में सुनकर तो सच में दिमाग चकरा जाता है। सोचिए, शिकार पर जाने के लिए अक्सर पूरी की पूरी राजधानी ही शिफ्ट हो जाती थी। जंगलों के बीचों बीच एक चलता फिरता टेंट सिटी बसा दिया जाता था। इसमें सबसे मुश्किल और अहम काम होता था हांका लगाने वाले मजदूरों का। वे नगाड़े बजाकर, शोर मचाकर जानवरों को मीलों दूर से हाँकते हुए एक छोटे से घेरे में ले आते थे। और जब जानवर पूरी तरह घिर जाते, तब बादशाह अपनी भारी भरकम बंदूकों और ट्रेन चीतों के साथ उस घेरे में आते थे और शिकार करते थे। यहाँ एक बहुत ही खौफनाक विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ थे बादशाह जो खुले जंगल में भी 30 से 40 तरह के शाही व्यंजनों का मजा लेते थे और एलीट सैनिकों की सुरक्षा में रहते थे, और दूसरी तरफ थे हाका लगाने वाले वो बेचारे मजदूर जिन्हें पीटर कहा जाता था। ये लोग सिर्फ लाठी डंडों के सहारे बाघों और हाथियों का सामना करते थे। खून बहाने का हक सिर्फ बादशाह का था, लेकिन इस पूरी प्रोसेस में अनगिनत निहत्थे मजदूर खूंखार जानवरों के पैरों तले कुचलकर मारे जाते थे, और इतिहास की किताबों में वे बस एक गुमनाम और डिस्पोजेबल आंकड़ा बनकर रह गए। लेकिन इस शिकार का एक और बहुत जरूरी मकसद था, जंगल के बीचों बीच होने वाली कूटनीति यानी डिप्लोमेसी। मुगलों को ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई थी कि राजपूतों जैसी वॉरियर कम्युनिटी के साथ गठबंधन सिर्फ महल के बंद कमरों में कागज साइन करके नहीं हो सकता। उनके लिए ये शिकार का मैदान ही असली बातचीत की मेज था। एक साथ घोड़े दौड़ाना, जानलेवा शिकारियों का एक साथ सामना करना और फिर शिकार किया हुआ मांस बांटकर खाना। इस तरह की अल्फा मेल बॉन्डिंग ने उनके गठबंधनों को इतना मजबूत कर दिया जितना महल के कमरे में बनी कोई भी संधि कभी नहीं कर सकती थी। खैर, ये परंपरा हमेशा एक जैसी नहीं चली।
इतिहास में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ भी आता है। पंजाब के घने जंगलों में एक विशाल कमरगाह तैयार किया गया था, पर वहां सूफी और हिंदू सन्यासियों के एक समूह से मिलने के बाद सम्राट अकबर ने अचानक इस पूरे कत्लेआम को रोक दिया। उन्होंने न सिर्फ उस शिकार को रोका, बल्कि कुछ समय के लिए पूरे साम्राज्य में पशु हत्या पर बैन लगा दिया और खुद भी मांस खाना छोड़ दिया। इस एक अचानक लिए गए फैसले ने उनकी छवि को एक खूंखार विजेता से बदलकर एक फिलॉसफर किंग यानी एक दार्शनिक शासक के रूप में स्थापित कर दिया। समय के साथ इन शिकार अभियानों ने सत्ता के बदलते समीकरणों को भी साफ साफ दर्शाया। जैसे जैसे जहांगीर नशे की लत के कारण कमजोर पड़ने लगे, साम्राज्य में एक वैक्यूम पैदा होने लगा। और पता है इस खालीपन को किसने भरा? महारानी नूरजहां ने। उन्होंने सिर्फ पर्दे के पीछे से राज नहीं किया। जब एक आदमखोर बाघ ने आतंक मचाया तो नूरजहां खुद हाथी पर बैठी, अचूक निशाना लगाया और उसे मार गिराया। सत्ता के सबसे मर्दाना प्रतीक पर उनका यह दावा सिर्फ एक शिकार नहीं था, ये दरबार के लोगों और विरोधियों के लिए एक बेहद क्लियर और खौफनाक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था कि अब साम्राज्य की असली बागडोर उनके मजबूत हाथों में है। इसके बाद के शासकों ने इसे अलग अलग तरह से इस्तेमाल किया। शाहजहां ने इसे एक बहुत ही महंगे और ग्रैंड पीआर स्टंट में बदल दिया, जहां उन्हें पेंटिंग्स में एक भावहीन भगवान जैसा संहारक दिखाया जाता था। लेकिन वहीं उनके बेटे औरंगजेब की अप्रोच बिल्कुल प्रैक्टिकल थी। अपनी धार्मिक रूढ़िवादिता के चलते औरंगजेब ने 1668 में इन शाही और मनोरंजक शिकारों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी और इसे सिर्फ एक सख्त मिलिट्री ड्रिल तक ही सीमित कर दिया। अब इस विषय के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज तक इतिहासकार इस पूरी प्रथा पर एक मत नहीं है। एक तरफ थे दरबारी इतिहासकार अबुल फजल, जो इस शिकार को सुशासन, ईश्वरीय कर्तव्य और प्रजा की भलाई से जोड़ते थे। उनका मानना था कि इसी बहाने बादशाह अपनी आम प्रजा का हालचाल जान पाते थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आज के आधुनिक इतिहासकार इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। उनके मुताबिक ये एक तरह का इको टेररिज्म था और प्रकृति पर अपना हक जताने का एक निहायत ही अहंकारी प्रदर्शन था। अब सच्चाई चाहे जो भी हो, इस पर बहस आज भी जारी है। और अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे डार्क हिस्से पर, चीतों का विलुप्त होना। 1000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि सम्राट अकबर के पास एक ही समय में 1000 से ज्यादा ट्रेंड चीते थे। सोचिए जरा, यहां तक कि एक चीते को तो शाही रुतबा भी दिया गया था। जब वो चलता तो उसके आगे आगे शाही नगाड़े बजते थे। और ये सब तब हो रहा था जब साम्राज्य में आम लोग भुखमरी और अकाल से मर रहे थे। यहां एक बहुत ही जरूरी गलतफहमी को दूर करना लाजमी है। हमें अक्सर लगता है कि मुगलों ने चीतों का शिकार करके उन्हें खत्म कर दिया, लेकिन नहीं, रियलिटी इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। उन्होंने चीतों का शिकार नहीं किया, उन्होंने चीतों को अपना गुलाम बनाया। समस्या ये थी कि चीते कैद में ब्रीडिंग नहीं करते थे, तो अपने इस शाही शौक को बरकरार रखने के लिए मुगलों को लगातार जंगलों से नए और जवान चीतों को पकड़ना पड़ता था। और इसी अंतहीन गुलामी ने भारत में चीतों की प्राकृतिक आबादी की बिल्कुल कमर तोड़ के रख दी। अगर इस टाइमलाइन को ध्यान से देखें तो समझ आएगा कि यह तबाही कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ी। 16वीं सदी में मुगलों ने चीतों को गुलाम बनाकर उनकी आबादी को खोखला करना शुरू किया। फिर आई 19वीं सदी, जहां ब्रिटिश राज ने बचे खुचे चीतों को मारने पर सीधे कैश इनाम देना शुरू कर दिया। और इस त्रासदी का सबसे काला पन्ना लिखा गया 1947 में, जब कोरिया रियासत के महाराजा ने आखिरी बचे हुए 3 एशियाई चीतों को भी गोली मार दी। आखिरकार 1952 में भारत सरकार ने ऑफिशियली इस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर दिया। मुगल दरबार बाहर से देखने में जितना ताकतवर लगता था, अंदर से वे उतना ही अंधविश्वासी भी था। उनका मानना था कि अगर शिकार के घेरे से कोई बाघ बच निकला तो वो साम्राज्य पर आने वाली किसी भयानक विपत्ति का संकेत है। पर जरा सोचिए, क्या प्रकृति पर जीत हासिल करने के इसी अहंकारी भ्रम ने आखिरकार इन शासकों को अपने खुद के साम्राज्य की कमजोरियों के प्रति अंधा कर दिया था? जो मुगल सत्ता कभी उन घने जंगलों में अपने खौफ का राज चलाती थी, वो आखिरकार इतिहास की आंधियों में बुरी तरह उखड़ कर रह गई। इसी गंभीर सवाल के साथ हम आज की अपनी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। प्रकृति और सत्ता